करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बहुत अच्छा आर्टिकल है दोस्तों। क्या भारत लेसन सीख सकता है ईरान वॉर से? थोड़ा सा अलग तरीके से हम इसको देखेंगे। वैसे लेक्चर 14 मार्च को अपलोड होगा और ये मैं कर वैसे 5 मार्च को रहा हूँ। तो मास्टर चैट जीपीटी का बहुत ही शानदार कोर्स आप अवेल कर सकते हैं। तो भाई देखो, मिडिल पावर है हम, ठीक है। वैसे तो अगर हम अप्लाइड देखें, मतलब ग्राउंड पे तो हम नो डाउट सुपर पावर हैं, हमसे कोई जीत नहीं सकता। बट अगर आप पेपर्स पे देखें तो हम मिडिल पावर हैं। इस समय इसराइल और अमेरिका जो है वो लगातार ईरान से भिड़े हुए हैं, ठीक है। ये इसराइल और यूएस की वॉर है। और अब ये मान के चलिए कि यहाँ पे हमले होते जा रहे हैं। अभी जब भाई 5 मार्च तक तो होते जा रहे, हो सकता है 14 मार्च को बंद हो जाइए। बंद भी हो गया तो भी हमको कुछ चीज़ें समझनी है। अमेरिका दादागिरी कर रहा है। इंडियन ओशन पे उसने ईरान के वॉरशिप को मार दिया। ऐसे थोड़ी ना होता है भाई। ईरान के वॉरशिप को इंडियन ओशन में, ईरान का वॉरशिप भारत में आया था एक एक्सरसाइज अटेंड करने, और लगभग 75 किलोमीटर दूर श्रीलंका से मार दिया। सुबह 5:30 बजे डिस्ट्रेस कॉल से 100 से ज़्यादा लोग मर गए। अमेरिका की जो 5th फ्लीट है ना, जिसका हेडक्वार्टर बहरीन में है, जिसमें बहुत सारे डिस्ट्रॉयर्स है, 15 से 35 के करीब, वो सब साथ में चलते हैं। क्या बताता है ये आपको? देखिए, अमेरिका आपके पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट ट्रस्ट अमेरिका। और अमेरिका का जो न्यूक्लियर अम्ब्रेला है ना, वो एलाइज के लिए है, और एलाइज इनके नेटो हैं, और आप नेटो का पार्ट नहीं है। इनफैक्ट टर्की नेटो का पार्ट है। वही टर्की जिसने मदद की थी पाकिस्तान की और अभी भी कर रहा है, ठीक है। तो कोई ट्रू ऑटोनॉमी नहीं है। ईरान का वॉर यही दिखाता है कि जिस दिन अमेरिका का दिमाग खराब हुआ, वो किसी के ऊपर भी हमला कर सकता है। वहाँ का पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहाँ पे। तो वहाँ पे प्रेसिडेंट है सर्वे सर्वा, भले वो कितना पागल हो। और डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से पगला गए हैं, ठीक है। अमेरिका ने ऐतिहासिक तौर पे बहुत लोगों को बुली किया है, बहुत देशों को बुली किया है। देखिए, चाइना रशिया की हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है कि अमेरिका इज अ नेसेसरी इविल। अब चाइना रशिया तो नहीं चाहेंगे कि ऐसा देश जो है, ऐसे लोग यहाँ पे आए। वहाँ पे तो डिक्टेटरशिप है, अमेरिका में कम से कम डेमोक्रेसी है। किसी एक पागल को 4 साल तक ही झेलना है, और डोनाल्ड ट्रंप को तो कुछ ही महीने झेलना है, फिर मिड टर्म इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको बचाना है अपने आप को, तो भाई सिंपल सी बात है, आप फायर पावर लीजिए, आप अपनी मिलिट्री को बढ़ाइए, जो कि हमने कई बार नहीं किया है। हमने ऐतिहासिक तौर पे हमारी मिलिट्री को थोड़ा सा सीमित रखा है। अब जाके हम मिलिट्री को एक्सपैंड कर रहे हैं, हम एक के बाद एक डिफेंस को बढ़ा रहे हैं। भय बिन होए ना प्रीत, सिंपल सी बात है कि पावर आएगी तभी लोग डरेंगे, वरना तो कोई भी आपको थप्पड़ी आके चला जाएगा, कुछ नहीं कर सकते। और एग्जांपल्स है, यूक्रेन ने अपने न्यूक्लियर वेपन दे दिए थे 1990s में। अपने न्यूक्लियर वेपन यूक्रेन ने रशिया को दे दिए थे कुछ पैसों के लिए। आज देखिए रशिया इतना मार रहा है यूक्रेन को कि कुछ कहने को नहीं, ठीक है। एनुअल डिफेंस स्पेंडिंग 3.5% जीडीपी की चली गई है। अमेरिका के जो नेटो एलाइज है ना, यूरोप, ट्रंप ने बोला, और 1.5% जीडीपी, ताकि अपना लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डोनाल्ड ट्रंप उसको सिक्योर कर सके। 2 तरीके के डोनाल्ड ट्रंप की स्ट्रैटेजी रही है, 2 तरीके। सबसे पहली चीज तो ये है कि उन्होंने ये बोला कि हम यूरोपियन डिफेंस को फंड नहीं करेंगे। हम क्यों नेटो एलायंस को पैसा देते रहे? यूरोप अपने पैसा डाले ना, अगर उसको अपने आप को बचाना है। हम उनकी सिक्योरिटी का टेका हमने ले रखा है। दूसरा कि दूसरे कंट्रीज को, यूरोप जो नेटो एलाइज है, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि आप अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाओ, ठीक है। रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर जो है, ठीक है, इट वॉज, मतलब वो खत्म हो गया एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के इस स्टेप से। और अमेरिका अपने आप को उसने आइसोलेट कर लिया। भाई देखो, ग्रीक हिस्टोरियन थ्यूसाइडिस, वो अमेरिका की नई पॉलिसी ओरिएंटेशन को बताते हैं कि भाई देखिए, आप कर लीजिए जितना ताकत आपको लगानी है कर लीजिए, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन है जो कमज़ोर है, वो सफ़र होगा। अमेरिका जितना ताकतवर होगा उतना कमज़ोर जो है कमज़ोर होता जाएगा। ऑलरेडी वो कमज़ोर है, वो और कमज़ोर होता जाएगा, ठीक है भाई। मतलब ये जो थ्यूसाइडस है, इन्होंने हिस्ट्री ऑफ पेलोपिनीसियन वॉर जो है वो लिखी है, ठीक है। और जो थ्यूसाइडस ने कहा है वो बिल्कुल सही बैठता है अमेरिका के साथ। ये जो पेलोपिनीसियन वॉर था 27 साल तक चला था, आज से 2000 साल पहले, 2500 साल पहले, 431 बीसी से लेकर 404 बीसी तक पेलोपिनीनियस। अब देखिए, ये आप हिस्ट्री देखिए, ठीक है। तो ये जो पेलोपिनीसियन वॉर है,
ये पिलोपोस से आता है, जिसका मतलब ग्रीक में गॉड होता है। इट वॉज पेलोप से ग्रीक गॉड है, ठीक है। और नेसोस मतलब आइलैंड। सो पेलोपेनीज इट, हालांकि वो पेनिनसुला है जिसमें आप स्पार्टा ओलंपिया आते थे उस समय, बहुत पहले की बात हो रहे हैं, आयनिक और एगॉन सी के बिल्कुल बीच में। बट पेलोपेनिशियन लीग इसको स्पार्टा लीड करते थे, जिसको एथीनियन एम्पायर, वो 300 देखिए ना, वही उसी की बात कर रहा हूं मैं, उसने चैलेंज किया। जो मेलोस का आइलैंड था उसने रिफ्यूज कर दिया कि हम साइड्स नहीं लेंगे भाई, एथेंस मतलब ग्रीक और स्पार्टा लड़ रहे हैं, तो हम किसी की साइड नहीं लेने वाले। तो एथेंस ने बोला कि भाई देखो, ये जो न्यूट्रलिटी है ना, इसको हम खत्म करते हैं, बहुत हुआ सम्मान। अटैक से पहले एथेंस ने इनवॉइस भेजे ताकि मेलोस के मजिस्ट्रेट्स को उनके साथ नेगोशिएट किया जा सके, ठीक है। अब ये थ्यूसाइडस ने बहुत अच्छे से कैप्चर किया जो डिस्कशन है, इसको मिलियन डायलॉग बोलते हैं। और मिलियंस जो है उन्होंने बोला था कि भाई देखिए, जहां पे इंसाफ है और ऑनर है, जस्टिस और ऑनर की साइड हम खड़े रहेंगे। उन्होंने बोला कि देखिए, एक न्यूट्रल स्टेट को अटैक करना ये अनजस्ट है, और आपको तो हमसे कोई थ्रेट भी नहीं है। एक्चुअली मेलोस पे ऊपर खतरा मंडरा रहा था क्योंकि एथेंस चाहते थे कि उनकी साइड रहे, और भगवान आएंगे हमको बचाने, टू डिफेंड जस्टिस। आप देख लीजिएगा, आप हम पे हमला कर लीजिए, या स्पार्टन्स आएंगे। अब मिलियंस उनको लगा कि अरे नहीं, भगवान है ना। उस समय ऐसा था कि कुछ भी होगा तो भगवान आपके सामने साथ में खड़े होंगे। तो मिलियंस स्टूडेंट प्रिंसिपल डिफाइंस कि हाँ, हम खड़े रहेंगे, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एथेंस ने हमला कर दिया मेलोस के ऊपर। ना ही भगवान आए, ना ही स्पार्टन्स आए, और इनका जस्टिस और ऑनर घुस गया, ठीक है। एथेनियंस ने पूरे तरीके से मिलियंस को घेर लिया। मिलियंस के पास कुछ नहीं आया, ना खाना आया, ना पानी आया। सारे आदमियों को मार दिया, औरतों को बेच दिया, और जो बचे कुचे बच्चे थे उनको स्लेव बना लिया। तो उन्होंने आइलैंड को रिपॉपुलेट कर दिया, अपने लोगों को ही बसा दिया, ठीक है। अब आज के प्रेजेंट अगर आप देखो तो कोई आपको बचाने नहीं आने वाला। ये दुनिया, हम कह सकते हैं कि ठीक है, मोरालिटी इंपॉर्टेंट है, ऑनर, जस्टिस बड़े बड़े वर्ड्स हैं, बट आपको सिचुएशन के हिसाब से काम करना पड़ेगा। आज की दुनिया में आइडियलिज्म नहीं काम करता मेरे भाई, स्पेशली अगर आप जियो पॉलिटिक्स में हो तो, क्योंकि लोग पावर चाहते हैं। आप होंगे महान, आप होंगे देवता, अगला नहीं है ना। पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सो नो गॉड्स आर विजिबल, कोई भी भगवान नहीं है जस्टिस को प्रोटेक्ट करने के लिए। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल है ना, वो कहते हैं ऑनर, जस्टिस, यूनाइटेड नेशन। नहीं तो कहता क्या कर, और कोई औकात है यूनाइटेड नेशन की? 4 थप्पड़ लगा के यूनाइटेड नेशन को बोला कि भाई चल चल निकल। अब तो बोर्ड ऑफ पीस नया बना दिया है, नो यूनाइटेड नेशन कोई कुछ नहीं कर पाया है। तो भारत को भी अपनी रियल स्ट्रेंथ को बिल्ड करना पड़ेगा अगर अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी बचानी है तो। और वो कैसे करें आप? टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी, हम पूरी तरीके से अमेरिका पर डिपेंडेंट हैं। कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स, भाई वो नहीं भैया गलगोटिया वाला, एनर्जी, रॉ मटेरियल्स, सिंथेटिक बायोलॉजी, एविएशन, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, कन्वर्टिंग टेक्नोलॉजी, ये सब इस पे काम करना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलियन स्ट्रैटेजिक पॉलिसी 74 क्रिटिकल टेक्नोलॉजी हैं जो कि स्ट्रैटेजिक कैपेसिटी को शेप करती हैं। चाइना 66 में लीड कर रहा है 74 में से, ठीक है। भारत टॉप 5 नेशन में है जिसमें खाली टॉप 5 टेक्नोलॉजी है, और लार्जेस्ट पूल ऑफ ग्रेजुएट्स है हमारे पास। हम अपने क्या कर रहे हैं, हम वेस्ट कर रहे हैं। हमारे नेताओं को कोई जाके समझाए कि भैया अब तो यूनाइट हो जाओ, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, स्टेम पे इतने सारे आपको ग्रेजुएट्स हैं, आपके पास फौज अवेलेबल है, लेकिन वो जाके अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं। और अब तो चाइना ने भी बोला है, क्योंकि यहाँ पे लोगों की कमी है, और चाइना कह रहा है कि अच्छा हम आपको अब वीज़ा देंगे, कोई बात नहीं, आपको H1B वीज़ा अमेरिका में नहीं मिलेगा, हमसे ले लो जे वीज़ा। ये चीज़ है। भारत सिर्फ और सिर्फ 0.65% GDP का R&D में इन्वेस्ट करता है। ये एक कहते हैं ना कि एक तरीके से बेइज्जती है हमारे यहाँ। ये हमारे नेताओं, देखिए क्या हो रहा है, सिर्फ 0.65%। चाइना 3% करता है, अमेरिका 5% करता है, कोरिया और इजराइल भी हमसे बहुत ज़्यादा करता है, और इसलिए वो आगे। कोई भी इंडियन कंपनी जो है 6% अपने टर्नओवर का R&D पे इन्वेस्ट नहीं करती है, ओके। तो भारत की जो R&D की उम्मीद है, वो नई ब्रीड ऑफ स्टार्टअप पे, दैट लाइज ऑन न्यू ब्रीड ऑफ स्टार्टअप। उनको टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस, दे मस्ट बी गिवन टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस टू सॉल्व। लिबरल फंडिंग मिलनी चाहिए,
बट यहां तो भाई हमारी सरकार और टैक्स ले लो और टैक्स ले लो, दिमाग ही नहीं है। सरकारी प्लान होना चाहिए भाई कि आप करिए R&D जितना हो सके। स्टार्टअप अगर R&D पे आएगा, वेंचर फंड्स को जरूरत होती है तो सरकार दे ना, बट नहीं होगा। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत को आज ये चीज समझनी चाहिए और उसके लिए काम करना चाहिए। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।